क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियां क्या है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में समान और समावेशी विकास सुनिश्चित करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई न कोई एक बराबर करने के चक्कर में कोई न कोई पीछे छूटी जाता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है। जनजातीय आबादी मुख्य दूर दराज के संसाधन संपन्न किंतु सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में विकास और पहचान की राजनीति का आपसी संबंध गहराई से जुड़ा है, जो भारत के क्षेत्रीय विकास के समक्ष एक जटिल प्रश्न खड़ा करता है। तो जो ये जनजातियां हैं या ये दूर दराज के इलाकों में जहाँ खनिज पदार्थ हैं, संसाधन संपन्न है, वहाँ निवास करते हैं, परंतु फिर भी ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके में निवास करते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों की विशेषताएं। जनजातीय समुदाय मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में केंद्रित है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है, लेकिन आर्थिक अवसरों और आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सेवाएं की कमी के चलते विकास की गति धीमी रह जाती है। इसकी मुख्य चुनौतियां क्या है। आर्थिक पिछड़ापन। जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, भूसंपत्ति से वंचित होने की दर अन्य क्षेत्रों से अधिक है। विकास परियोजनाओं के लाभ पहुंचने के बजाय कई बार जनजातियों को विस्थापन झेलना पड़ता है। तो इनमें क्या है, आर्थिक पिछड़ापन एक उनकी मुख्य चुनौती है। सांस्कृतिक पहचान पर संकट। विकास के आधुनिक मॉडल कई बार जनजातीय रीति रिवाज, परंपरा और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके सांस्कृतिक अस्तित्व को संकट उत्पन्न होता है। विस्थापन और भूमि अधिकार। औद्योगिक व खनिज परियोजना के चलते जनजातीय आबादी को बार बार विस्थापित होना पड़ता है। भूमि अधिकारों की सुरक्षा की कमी से उनका पारंपरिक जीवन अस्थिर बना हुआ है। तो ये जनजातीय क्या है, मुख्यतः जहाँ वहाँ निवास करती है जहाँ खनिज पदार्थ अधिक होते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण क्या है, इनको बार बार विस्थापित होना पड़ता है। इसका भी कारण एक इनका पिछड़ापन का कारण है। क्षेत्रीय असमानताएं। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों जैसे मिजोरम और नागालैंड ने मानव विकास के संकेतकों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने जनजातीय विकास की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो इन्होंने क्या है कि मानक जो मानव विकास के हैं इसमें इन स्टेटों में कम है, जबकि नागालैंड और मिजोरम में इसको अधिक प्रायोरिटी दी जाती है। सरकारी प्रयास और सावधानी सुरक्षा। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने असमानता को दूर करने के लिए कई सावधानिक कानून उपाय किए हैं। इसमें है वन अधिकार अधिनियम 2006। इस कानून के माध्यम से जनजातियों को उनके पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार दिया गया है तथा किसी भी भूमि परिवर्तन से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक की गई है। पेशा अधिनियम 1996। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देता है, जिससे स्वशासन का सिद्धांत लागू हो सके। और अगला है संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15, 16, 19, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339 और 371 जैसे प्रावधान जनजातीय समुदायों को सुरक्षा और विकास दोनों की संवैधानिक गारंटी प्रदान करते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची इन क्षेत्रों को प्रशासनिक विशिष्टता को मान्यता देती है। एक नवीन पहल और भविष्य की दिशा। आज जरूरत इस बात की है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए संवेदनशील विकास और रणनीति अपनाई जाए, जो कि वहाँ की संस्कृति आवश्यकताओं को, पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देते हुए योजनाएं बनाएं। स्थानीय भागीदारी और अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाकर ही इन क्षेत्रों में स्थायी न्याय संगत विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इस क्षेत्रों में क्या है कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं, इनमें जो भी प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो भी पिछड़ापन है, उसको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत है, संवेदनशील विकास की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है तथा कुछ समझने की जरूरत है तथा उन पर कानून बनाकर उनका समान विकास करने की जरूरत है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या है कि भारत के जनजातीय निवास क्षेत्र केवल भौगोलिक या नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के भंडार है। इन क्षेत्रों का विकास केवल आर्थिक दृष्टि नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक भागीदारी के आधार पर ही सार्थक माना जा सकता है। केवल इनको क्या है, पैसे के आधार पर नहीं। इनकी जो विविधता है केवल भौगोलिक इकाइयां नहीं है बल्कि इनकी संस्कृति भी अलग है। इनकी प्राकृतिक संसाधन के जो भंडार है, इनका जो क्षेत्र है, उनके विकास केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं है बल्कि इनका क्या है, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए इनको। इनकी जो संस्कृति है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा इनमें जो राज्य में और जो राष्ट्रीय लेवल पर जो राजनीति है उसमें इनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इससे क्या है, इनका जो समूचा विकास हो सके, जो इनका और
आम जनता है उनके बराबर इनका विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक नवोदित सामाजिक समूह के रूप में मछुआरों की प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में मछुआरों की राजनीतिक लामबंदी के स्वरूप का विवेचन कीजिए। तो आइए बात करते हैं भारत में मछुआरों की जनजातियों के बारे में और उनकी समस्याओं का विश्लेषण करेंगे। भारत में मछुआरे समुदाय को एक उद्यमशील सामाजिक समूह के रूप में देखा जा सकता है, जो पारंपरिक आजीविका, आधुनिक अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय संकटों के चौराहे पर खड़ा है। तो इनको क्या है, जो मछुआरे हैं इनकी जो पारंपरिक आजीविका है ना, आधुनिक अर्थव्यवस्था है और जो पर्यावरण संकट है, उनके बीच में खड़े हैं ये। तो किसी तरह भी इनको कोई भी चपेट मारे तो इनको नुकसान होगा। यह समुदाय विशेष कर तटीय क्षेत्रों में सघनता से पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो इनको जनजाति है ये कहाँ मिलती है, जहाँ समुद्री इलाके हैं, समुद्री तट है, वहां पर इनकी बहुतायत में मिलते हैं। इनके आर्थिक कार्यों में केवल मछली पकड़ना ही नहीं, बल्कि उसका प्रसंस्करण करना, विपणन करना, निर्यात करना भी शामिल है। तो ये केवल मछली नहीं पकड़ते हैं, उसके और भी कार्य करते हैं, जो निर्यात हो गया, विपणन हो गया आदि इसमें शामिल है। इसके बावजूद यह समुदाय गहरे सामाजिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद इतना काम करने के बाद भी ये क्या है, ये बहुत ही मतलब सामाजिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। इनकी प्रमुख समस्याओं में क्या है, आर्थिक असमानता, यंत्रीकरण का प्रभाव। तो आर्थिक असमानता क्या है, पारंपरिक मछुआरे आधुनिक ट्रालरों और यंत्रीकरण नौकाओं के मालिकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, जो समुद्री संसाधनों का अधिक दोहन करते हैं। इससे छोटे मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या यंत्रीकरण क्या हो गया, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने अच्छी बोट खरीद ली और इनमें क्या हुआ कि वो इनसे जो मछुआरे हैं लोकल, वो उनकी अपने हाथ से जो इनकी नौकाओं को चलाते हैं उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, तथा इसमें क्या है पिछड़ जाते हैं। उनमें क्या है, वो अधिक मछली पकड़ते हैं, जल्दी पकड़ते हैं, तथा मौसम के विपरीत होने पर भी वो मछली पकड़ पाते हैं। परंतु जो यंत्रीकरण के अभाव के कारण क्या है, जो लोकल लोग हैं, जो जनजाति के लोग हैं, वो नहीं कर पाते तथा पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की चपेट, समुद्री तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मछुआरे बार बार चक्रवात, बाढ़, सुनामी जैसी आपदाओं का सामना करते हैं। ये आपदाएं केवल जीवन और संपत्ति की हानि का कारण नहीं बनती, बल्कि उनका समुद्र से विश्वास उठ जाता है। आवास और सामाजिक सुरक्षा, तो इसमें पहले क्या देखा कि हमने बार बार अब न्यूज पढ़ते रहते हैं, भारत में क्या होगा, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गए। तो इसके कारण क्या है, ये समुद्री तटीय इलाकों के पास रहते हैं, इनके घर उजड़ जाते हैं, तो बार बार जो आमदनी होती है उस पर खर्च होती रहती है तथा आर्थिक विकास सही से नहीं हो पाता, जो पैसे एकजुट नहीं कर पाते। अधिकांश मछुआरे गरीब हैं, उनके पास स्थायी निवास नहीं है और वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच से वंचित हैं। तो मैक्सिमम मछुआरे गरीब हैं, परमानेंट उनके पास घर नहीं है और उनके क्या है, सामाजिक सुरक्षा है, उनकी जो योजनाएं जो सरकार पास करती है उन तक पहुंच नहीं है। तो इसका अगला क्या है, प्रौद्योगिक असमानता। सरकार द्वारा यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने से पारंपरिक मछुआरों को तकनीकी रूप से पीछे धकेल दिया जाता है। संसाधन संपन्न व्यापारी और उद्योगपति इस क्षेत्र में प्रभुत्व कायम कर चुके हैं, तथा इस कारण क्या है कि जो सरकार यंत्रीकरण का प्रोत्साहन तो कर दिया, परंतु इसमें भी पीछे रह गए। इसमें क्या है, वो व्यापारी वर्ग है वो आगे आ गया, तथा इन्होंने क्या कर लिया, इनमें भी इसने पीछे छोड़ दिया तथा अपना मार्केट पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। राजनीतिक लामबंदी का स्वरूप, भारत में मछुआरे संगठित राजनीतिक चेतना का विकास मुख्यतः केरल से हुआ। यहाँ कैथोलिक चर्च की भूमिका मछुआरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण रही। तो इसमें क्या है कि राजनीतिक लामबंदी भी जरूरी है। मछुआरों का क्या है कि संगठित रूप है जो राजनीतिक चेतना के प्रति, वो केरल राज्य से शुरू हुआ। इसमें क्या 1960 के दशक में क्विलोन जिले से शुरू होकर धीरे धीरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसका संगठनात्मक विकास हुआ। तो इसमें क्या क्या राजनीतिक संगठन है, केरल में प्रमुख संगठन ऑल केरल इंडिपेंडेंट फिश वर्कर्स फेडरेशन जैसे संगठन मछुआरों की भागीदारी सुनिश्चित करने, बड़ी नौकाओं के खिलाफ सुरक्षा, मत्स्य संसाधनों में न्यायपूर्ण बंटवारे तथा सरकारी सहायता की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। जो संगठन है केरल का, ये क्या है, जो इनकी मांगे हैं, बड़ी नौकाओं के खिलाफ हो गया, मत्स्य संसाधन हो गया, इनको लेकर आंदोलन करते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF जैसे मंचों ने विभिन्न राज्यों में मछुआरों संगठनों को एकजुट किया और सामूहिक रूप से सरकार पर दबाव डाला। इन्होंने सरकार को कमियां बताई तो सरकार पर दबाव डालकर उनको ठीक करने के लिए प्रेशर बनाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका, चर्च, NGO, बुद्धिजीवी और कई समाजसेवी संगठनों ने मछुआरों के नेतृत्व और संगठन निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है। मछुआरा समुदाय भारत में एक ऐसा सामाजिक समूह है जो पारंपरिक पेशे से जुड़ा होने के बावजूद आधुनिक
बदलावों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इनकी समस्याएं केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक भी है। इनकी संगठनात्मक लामबंदी ने यह दर्शाया है कि यदि नेतृत्व सशक्त हो तो हाशिए पर खड़ी समुदाय भी अपने अधिकारों के लिए प्रभावी संघर्ष कर सकते हैं। तो यह क्या है कि जो पारंपरिक पेशे से जुड़े होने के कारण भी क्या है, जो आधुनिक बदलाव हुए हैं ना, यांत्रिकरण हुआ है, उसके कारण ये और पिछड़ गए हैं। तो इसकी समस्या केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय और राजनीतिक चौतरफा मार पड़ती है इनको। राजनीति में पिछड़ापन हो गया, पर्यावरण में चक्रवात आ गए, बाढ़ आ गई या कोई मतलब सुनामी आ गई, इसके कारण इनको नुकसान होता रहता है। पर इन्होंने एक चीज का पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया है, जो संगठन का निर्माण हुआ है, जो संगठनात्मक लामबंदी इन्होंने दिखाई है ना, उसमें आप पूरी जनजातीय अगर समाज समुदाय इनको अपना ले तो यह अपने आप को सशक्त कर सकते हैं।